अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम क्रैमर्स रूल समझने जा रहे हैं कि क्रैमर्स रूल क्या होता है, उसको किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं और इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। सपोज यू विजिट टू डिफरेंट रेस्टोरेंट्स। एट द फर्स्ट रेस्टोरेंट यू ऑर्डर 3 बर्गर्स एंड 2 सोडास फॉर $18। At the second restaurant, you ordered 2 burgers and 3 sodas for $15. Using Cramer's rule, set up and solve the system of equation to find the price of 1 burger and 1 soda. तो स्टूडेंट, जब भी हमें 1 बर्गर या 1 सोडा की प्राइस मालूम करनी होगी और हमें कुछ कंडीशंस ऊपर गिवन होंगी, तो यहाँ पे हम क्रैमर्स रूल यूज करते हैं। अब हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं x1। ये क्या है हमारे पास? x1 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ 1 बर्गर, जो हमसे पूछा जा रहा है ना। 1 बर्गर की प्राइस पूछी जा रही है, तो प्राइस ऑफ 1 बर्गर लिखते हैं या कॉस्ट ऑफ 1 बर्गर लिखते हैं। और x2 हमारे पास होगा कॉस्ट ऑफ 1 सोडा, राइट। अब x1 x2 लेट करने के बाद कंडीशन को हम सेट करते हैं। यू ऑर्डर 3 बर्गर्स, बर्गर को रिप्रेजेंट करते हैं x1 से, तो यहाँ पे हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन वो क्या बनेगा हमारे पास? 3 बर्गर्स है ना, तो 3 मल्टीप्लाई बाय x1 प्लस 2 सोडा 2x2 कितने के हैं? $18 इज इक्वल्स टू 18। एंड सेकेंड रेस्टोरेंट पे यू ऑर्डर 2 बर्गर्स, 2 मल्टीप्लाई बाय x1। अब देखें कॉस्ट ऑफ जो बर्गर है वो x1 है, 2 बर्गर्स ऑर्डर किए हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय x1। 3 सोडाज, अब 3 सोडाज ऑर्डर किए हैं, सोडा को रिप्रेजेंट करते हैं x2 से, और यहाँ से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x2 के साथ, तो उसकी कॉस्ट कितनी थी? 15, राइट। तो ये हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना लिया। हमारे पास 2 कंडीशन गिवन थी, अगर 3 कंडीशन गिवन होती तो वो 3/3 की इक्वेशन बनती। यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई, यानी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास आ गया। और इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स फॉर्म में ये पहले तो हम इसके कोफिशिएंट लिखेंगे सारे, ये 3 2। बस ये याद रखना है कि x1 के नीचे, x2 के नीचे। तो पहले x1 के कोफिशिएंट लिखेंगे 3 और 2, फिर x2 के कोफिशिएंट लिखेंगे जो कि है 2 और 3। तो ये हमारे पास 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। फिर इसमें जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं वो यूज हो रहा है x1 और x2, राइट। और इसके कांस्टेंट क्या है हमारे पास? 18 और 15। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देख लें तो ये वापस से यही सिस्टम बन जाएगा, 3x1 प्लस 2x2। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास जो मैट्रिक्स बना है इसको हम नाम दे देते हैं ए का। ये x1 x2 जो वेरिएबल्स हैं इसको नाम दे देते हैं x का, इज इक्वल्स टू, और जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है इसको नाम दे देते हैं हम b का। ठीक है, तो जनरल हमारे पास एक इक्वेशन आ गई ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, और इसमें हमने x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट, हमारा सबसे पहले जो स्टेप है वो ये होना चाहिए कि जो मैट्रिक्स ए हमारे पास है हमें इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना चाहिए। तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट, उसको इस तरह ए लाइन से, ए और साइड में इस तरह से लाइंस बना देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 2 2 और 3। 2/2 का डिटर्मिनेंट हम पहले निकाल लेते हैं। तो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 माइनस 2 2 4। तो ए का डिटर्मिनेंट आ गया 9 माइनस 4, दैट इज इक्वल्स टू 5। तो ये नॉन जीरो आया है, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ये जीरो आ जाता फिर हम इसको फर्दर सॉल्व ना करते, दिस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। और अगर ये जीरो आ जाता फिर इसका फर्दर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। अब स्टूडेंट, हमने क्या करना है, सबसे पहले x1 की वैल्यू निकालनी है। तो हमने यहाँ पे हेडिंग दी, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट फॉर x1, राइट। अब x1 के लिए हम जो मैट्रिक्स बनाएंगे उसको हम नाम देंगे a, और नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे x। और इसका जो मैट्रिक्स बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि यहाँ पे जो x1 के एलिमेंट थे ये x1 है, यहाँ पे जो x1 के हमारे पास कोफिशिएंट थे ये था 3 और 2, ये x1 के कोफिशिएंट थे। हम यहाँ पे x के कोफिशिएंट को हटा देंगे
और इसकी जगह पे कांस्टेंट डाल देंगे, यानी कि 3 और 2 जो x1 के कोफिशिएंट थे इसको यहाँ से रिमूव करके हम लिखेंगे 18 एंड 15। बाकी x2 एज इट इज रहेगा, 2 और 3 जो है वो एज इट इज रहेगा, राइट। और a x1, अब इसका डिटर्मिनेंट हम निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 15 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 18 3 जा 54 माइनस 15 2 जा ये हो जाएगा 30। तो यहाँ पे a x1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो a x1 इसका जो डिटर्मिनेंट है ये इक्वल हो जाएगा 54 माइनस 30 दैट इज इक्वल्स टू 24। ये भले जीरो आ भी जाता तो नो प्रॉब्लम, बस इसको जीरो नहीं आना चाहिए था जो ए का डिटर्मिनेंट था। अब हमने x1 निकालना है, तो x1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो a x1 का डिटर्मिनेंट है इसको डिवाइड करवाएंगे a डिटर्मिनेंट के साथ। और a x1 का डिटर्मिनेंट अभी क्या है हमारे पास 24, और a का डिटर्मिनेंट क्या था 5। तो 24 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी 4.8। ये हमारे पास x1 की वैल्यूज है, राइट। अब हमने काम करना है x2 के लिए, फॉर x2, और सेम प्रोसेस में हम x2 के लिए भी काम कर लेंगे। a x2, और इसका जो मैट्रिक्स बनेगा, अब इसमें x2 के एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, ये x2 के एलिमेंट्स थे, अब ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे x1 के 3 2, और इसकी जगह पे लिख देंगे 18 और 15। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे a x2 का। जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 15 3 जा हो जाएगा 45 माइनस 18 2 जा 36। तो a x2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, a x2 का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा 45 माइनस 36 दैट इज इक्वल्स टू 9। तो ये a x2 की वैल्यू आ गई। अब हमने x2 की वैल्यू निकालनी है, तो x2 की वैल्यू भी इसी तरह से निकलेगी। x2 के लिए हम क्या करेंगे कि जो डिटर्मिनेंट है a x2 का इसको डिवाइड करवा देंगे a डिटर्मिनेंट के साथ। तो a x2 इसकी वैल्यू है 9 और a डिटर्मिनेंट इसकी वैल्यू है 5, तो 9 डिवाइडेड बाय 5। 9 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो x2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जो कि होगी 1.8। तो इस तरह से हमने x1 और x2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब इसके आंसर को हम कैसे लिखेंगे वो जरा देखिएगा यहाँ पे। तो स्टूडेंट हमसे पूछा गया था प्राइस ऑफ वन बर्गर, प्राइस ऑफ वन बर्गर जिसको हमने x1 का नाम दिया था, तो प्राइस ऑफ वन बर्गर क्या है हमारे पास $4.8, $4.8। और प्राइस ऑफ वन सोडा जिसको x2 का नाम दिया था वो हमारे पास आ गया $1.8। तो यूनिट वगैरह आप मेंशन कर दें तो इस तरह से हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। प्राइस ऑफ वन बर्गर भी आ गई, प्राइस ऑफ वन सोडा भी आ गई। तो इस तरह क्रैमर्स रूल की हेल्प से हमने 2x2 का सिस्टम सॉल्व कर लिया। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें है कि सपोज यू आर शॉपिंग फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एट अ लोकल मार्केट, यू बाय 3 एप्पल्स, 2 bananas, 2 orange and 1 banana for $8. Additionally, you buy 1 apple, 4 orange and 2 bananas for $10. Finally, you buy 2 apples, 1 orange and 3 bananas for $9. Using Cramer's rule, set up and solve the system of equation to find the price of 1 apple, 1 orange and 1 banana. तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे आपको वेरिएबल्स अपने डिफाइन कर लेने कि आपके पास कौन सा वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो x है, x क्या है कॉस्ट ऑफ वन एप्पल या प्राइस ऑफ वन एप्पल, चाहे तो x1 दे दें, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। फिर y हम दे देते हैं ऑरेंज को, कॉस्ट ऑफ वन ऑरेंज, कॉस्ट ऑफ वन ऑरेंज। और फिर इसके बाद जो बनाना की कॉस्ट है इसको हम z कह देते हैं, z इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ वन बनाना। तो इस तरह से हमने तीनों वेरिएबल्स डिफाइन कर लिए x y z। इस तरह से हमारे पास जो सिस्टम बनेगा वो पहली कंडीशन देख लें क्या है, यू बाय 3 एप्पल्स, एप्पल को हमने x कहा हुआ है,
तो ये हो जाएगा 3 एप्पल्स यानी कि 3x प्लस 2 ऑरेंज यानी कि 2y प्लस 1 बनाना यानी कि 1z। ये कितने के थे, इनकी कॉस्ट थी $8, तो इज इक्वल्स टू 8 हमने कर दिया। फिर सेकेंड हम लिखेंगे u बाय 1 एप्पल। 1 एप्पल इसका मतलब है 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4 ऑरेंज यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 2 बनाना यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय z। और ये कितने की कॉस्ट है इसकी है 10 की। तो ये इक्वेशन 1 हो गई हमारे पास और ये इक्वेशन हमारे पास 2 हो गई। और इक्वेशन 3 में है u बाय 2 एप्पल्स यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 ऑरेंज 1y प्लस 3 बनाना 3z इज इक्वल्स टू $9। और ये हो गए हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। और जब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो मैट्रिक्स फॉर्म में हमारे पास ये क्या बनेगा कि हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा। x के जो कोफिशिएंट है वो हम पहले लिखेंगे 3 1 2, y के कोफिशिएंट है 2 4 एंड 1 और z के कोफिशिएंट है 1 2 एंड 3। तो ये z के कोफिशिएंट है, राइट। और जो इसमें वेरिएबल्स हम यूज कर रहे हैं वो अगर इससे मल्टीप्लाई करवा दें x y z तो वापस से इक्वेशंस वही बनेंगी जो ऊपर मौजूद है। और इसके बाद जो कांस्टेंट हमारे पास है ये है 8 10 एंड 9, राइट। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इसको नेम दे देंगे इस तरह से कि ax इज इक्वल्स टू b, राइट। और इसमें a मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ये 3/3 का जो मैट्रिक्स है यानी कि 3 1 2 2 4 1 देन 1 2 एंड 3। तो ये 3/3 का मैट्रिक्स बन गया। और मुझे निकालना है इसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट के लिए हम पहले इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दें 3 1 2 देन 2 4 1 देन 1 2 3। तो ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है। और 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालना हमने सीखा हुआ है। 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, तो ये जो पहला नंबर है 3 हमने 3 लिख दिया। फिर जहां पे ये 3 मौजूद है इस रो और कॉलम को अगर हम यहाँ से हटा दें, इस रो को भी हटा दें, इस कॉलम को भी हटा दें, तो रह जाएगा 4 2 1 3। तो 2/2 का डिटर्मिनेंट हमारे पास बन जाएगा 4 2 1 3। बीच में आता है माइनस का साइन, पहला प्लस है तो दूसरा माइनस है, सेकंड नंबर है 2। और 2 जहां पे मौजूद है इस रो को और इस कॉलम को अगर हटा दें तो हमारे पास बच जाएगा 1 2 2 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 2 2 3। फिर लास्ट नंबर है प्लस का 1, जहाँ पे 1 मौजूद है इस रो कॉलम को अगर हम हटा दें तो रह जाएगा 1 4 2 एंड 1। बस आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 2/2 का डिटर्मिनेंट हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 are 12 माइनस 2 1 are 2 माइनस 2 3 1 are 3 माइनस 2 2 are 4 प्लस 1 1 1 are 1 माइनस 4 2 are 8, राइट। तो 3 मल्टीप्लाई होगा 10 12 माइनस 2 इज 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 4 इज माइनस 1 प्लस 1 माइनस 8 इज माइनस 7। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल आ जाएगा 10 3 are 30 माइनस माइनस प्लस 2 1 are 2 माइनस 7। तो 30 प्लस 2 32 हो जाएगा और 32 माइनस 7 करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 30 प्लस 2 32 माइनस 7 इज 25। ये भी नॉन जीरो है, इट्स मीन कि इसका फर्दर सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई। अब हमने फर्दर फाइंड आउट करना है, हमारे वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड। अब आगे हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट करेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। फिर हमने ए वाई भी फाइंड आउट करना है और फिर हमने ए जेड की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, राइट। अब ए एक्स कैसे बनेगा, यहाँ पे जो एक्स कोफिशिएंट है सारे एक्स के कोफिशिएंट यहाँ से रिमूव होंगे और कांस्टेंट नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो 3 1 2 की जगह पे 8 10 9, बाकी पूरा मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए ए एक्स हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा इसमें x की जगह पे 8 10 और 9, 8 10 और 9 और 2 4 1 1 2 3 2 4 1 1 2 3। अब इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने जा रहे हैं।
ए एक्स का डिटर्मिनेंट। तो पहला 8 एज इट इज, इस रो और कॉलम को अगर हम डिलीट करें तो ये आ जाएगा 4 2 1 3, फिर बीच में माइनस का साइन, सेकंड नंबर है 2, 2 के रो और कॉलम को अगर हम हटा दें तो ये रह जाएगा 10 2 9 3, 10 2 9 3, फिर है +1, ये 1 है, 1 जहाँ पे मौजूद है इस रो और कॉलम को अगर डिलीट कर दें तो ये हो जाएगा 10 4 9 एंड 1। 4 3 are 12, -2 1 are 2, -2 मल्टीप्लाई होगा 10 3 are 30, -9 1 are 9, 9 2 are 18, +1 मल्टीप्लाई होगा 10 1 are 10, -9 4 are 36। तो ये 8 मल्टीप्लाई होगा 12 -2 यानी कि 10 के साथ, फिर ये है 30 -18, ये मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ, क्योंकि 30 -18 रिजल्ट आएगा 12, बाहर 1 ही है, 10 -36 ये हो जाएगा -26, 8 10s are 80, 12 2s are 24, -26 1s are 26। तो 80 में से माइनस कीजिए 24 देन 26, तो 8x का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 30, राइट। तो ये x की वैल्यू आ गई, ax का डिटर्मिनेंट। और x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ax का डिटर्मिनेंट है उसको डिवाइड करवा देंगे a के डिटर्मिनेंट के साथ। तो ax का डिटर्मिनेंट है 30 और a डिटर्मिनेंट का आंसर था 25, उसको डिवाइड करवा देंगे 25 के साथ। तो 5 5 25, या तो उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखे या फिर इसको पॉइंट में ले आइए, ये आ जाएगी 1.2। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 1.2। तो जिस तरह से भी हमने x निकाला है, अब हम इसके बाद y भी निकालेंगे और फिर z की भी वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि 3/3 का मैट्रिक्स है। तो अब सेम काम करेंगे, पहले हमने ये x के लिए किया है, अब हम करेंगे फॉर y, और y के लिए ए वाई का मैट्रिक्स बनेगा। और ए वाई का मैट्रिक्स क्या होगा कि इसमें 3 1 2 तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि वो x के लिए थे 3 1 2, और y के कोफिशिएंट की जगह पे कांस्टेंट कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, और z 1 2 3 एज इट इज रहेगा 1 2 3। अब ए वाई का भी डिटर्मिनेंट हम निकाल लेंगे। तो इस नंबर 3 है, 3 एज इट इज रहेगा, जहाँ पे रो और कॉलम मौजूद है उसको डिलीट कर दीजिए, 10 2 9 3 रह जाएगा, 10 2 9 3, बीच में आएगा माइनस का साइन, फिर ये 8 है, जहाँ पे 8 मौजूद है इस रो और कॉलम को अगर हम हटा दें तो ये बच जाएगा 1 2 2 3, 1 2 2 3, फिर आएगा प्लस का 1, फिर इस रो और कॉलम को अगर हम हटा दें तो ये हो जाएगा 1 10 2 9, 1 10 2 एंड 9। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10 3 जा 30, -9 2 जा 18, -8 मल्टीप्लाई होगा 3 1 जा 3, -2 2 जा 4, 1 मल्टीप्लाई होगा 9 1 जा 9, -10 2 जा 20। 30 -18 ये हो जाएगा 12, -8 3 -4 ये हो जाएगा -1, 9 -20 ये हो जाएगा -11, then 12 3 जा 36 प्लस 8, 11 1 जा 11, 36 प्लस 8 -11 करेंगे तो हमारे पास जो ए वाई का डिटर्मिनेंट आएगा ये आ जाएगा 33। तो ए वाई का भी डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया 33। अब वाई की भी वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, ए वाई इसको डिवाइड करेंगे ए डिटर्मिनेंट के साथ, तो 33 डिवाइड होगा 25 के साथ। तो जब 33 25 के साथ डिवाइड होगा तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1.32, 1.32। तो y की वैल्यू आ गई 1.32। अब इसके बाद हमने z के लिए भी काम करना है। अब z के लिए हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा फॉर z, जो z के लिए मैट्रिक्स बनेगा वो ए जेड का कहलाएगा। तो ए जेड का मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें x और y 3 1 2 2 4 1 तो एज इट इज रहेगा, 3 1 2
214 312 241 है 241 241 और z की जगह पे ये जो z का कॉलम है इस जगह पे 8 10 9 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 10 एंड 9। तो अब इसका भी डिटर्मिनेंट हम निकाल लेते हैं ए जेड का। पहला नंबर 3 है, 9 4 जार 36 माइनस 10 1 जार 10 माइनस 2, जहाँ पे ये रॉड कॉलम में मौजूद है इसको हटाएंगे तो 9 1 जार 9 माइनस 10 2 जार 20 प्लस 8, इस रॉड कॉलम को हटा दीजिए तो 1 1 जार 1 माइनस 4 2 जार 8, 36 minus 10 is 26, 9 minus 20 is minus 11, 1 minus 8 is minus 7. 6 3s are हो जाएगा 78 minus minus plus 11 2s are 22 plus minus minus फिर 8 into 7 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 56। तो 78 plus 22 minus 76 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 44। चेक कर लेते हैं, 78 plus 22 minus 56, यस 44। तो ये ए जेड की वैल्यू है। तो अब जेड की वैल्यू निकालने के लिए उसी तरह से ए जेड को डिवाइड करेंगे ए डिटर्मिनेंट के साथ, तो 44 ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी 25, तो ये डिवाइड होगा 25 के साथ, तो 44 डिवाइडेड बाय 25 यू विल गेट 1.76। तो z की भी वैल्यू आ गई 1.76। तो हमने तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल ली है, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास हमने सपोज किया हुआ था कि x इज कॉस्ट ऑफ वन एप्पल, वो x की वैल्यू थी, तो x की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन एप्पल, कॉस्ट ऑफ वन एप्पल, x की वैल्यू थी, x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास $1.2, तो हम लिख देंगे $1.2। फिर y क्या था, कॉस्ट ऑफ ऑरेंज था, कॉस्ट ऑफ वन ऑरेंज वो y था ना, y की वैल्यू आई है 1.32, कॉस्ट ऑफ वन ऑरेंज इज इक्वल्स टू $1.32, 1.32। फिर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन बनाना, कॉस्ट ऑफ वन बनाना, और ये आई है 1.76। तो इस तरह से आपको लास्ट में अपना आंसर दिखाना है। अब अगर आपको चेक करना है कि क्या हमारा आंसर ठीक है या नहीं है, तो आप कोई भी इक्वेशन ले लें, तीनों में से कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, जो आसान है वो ले लें या जो भी आपका दिल करे। हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं, x प्लस 4y प्लस 2z, x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 10, ये इक्वेशन 2 है, दिस इज और इक्वेशन 2। अब यहाँ पे x की वैल्यू जो हमने निकाली है 1.2 ये पुट करते हैं, y की वैल्यू 1.32 पुट करते हैं और z की वैल्यू 1.76 पुट करते हैं। x की वैल्यू है 1.2 प्लस 4, y की वैल्यू है 1.32 प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा z की वैल्यू है 1.76। अब इसको सॉल्व करके हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आना चाहिए, यानी कि इसको सॉल्व करके अगर हमारे पास 10 आ रहा है तो इसका मतलब है हमने सही काम किया है। तो सबसे पहले 1.32 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो ये आ जाएगा 5.28 और 2 मल्टीप्लाई होगा 1.76 के साथ, तो ये आ जाएगा 3.52। अब इन दोनों को प्लस कर दें, 3.52 को प्लस कर दें, 1.2 प्लस 5.28, तो रिजल्ट आ रहा है 10। यानी कि जो राइट हैंड साइड का रिजल्ट था वही हमारा भी रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब है हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है। x की वैल्यू है $1.2, y की वैल्यू है $1.32 और z की वैल्यू है $1.76। तो स्टूडेंट आप कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं और आप वेरीफाई खुद भी कर सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट आया है या नहीं आया। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये तो मैंने करवा दिया ना। क्वेश्चन नंबर 2, ये 2x2 का मैट्रिक्स है, तो ये आपको करना है, जिसमें हमने प्राइस ऑफ वन पेंसिल एंड वन नोटबुक फाइंड आउट करनी है। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी 5x प्लस, अगर नोटबुक को हम y कह दें
3y इज इक्वल्स टू 12 और दूसरी इक्वेशन होगी 2 पेंसिल्स, पेंसिल्स को हमने x कहा हुआ है, प्लस 4y इज इक्वल्स टू 14। तो ये 2 by 2 की इक्वेशन बनेगी। आप x और y की वैल्यूज निकाल लें, जो वैल्यूज आएंगी आप वापस से पुट करके चेक कर लें। अगर आंसर दूसरी साइड के इक्वल आ रहा है तो उसका मतलब है आपका आंसर करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में इमेजिन यू आर परचेजिंग आइटम फ्रॉम अ स्टोर दैट सेल्स पेन्स, नोटबुक एंड रूलर्स। यू बाय 2 पेन, पेन को हम x कह देते हैं, नोटबुक को हम y कहते हैं और रूलर्स को हम z कहते हैं। तो 2 पेन यानी कि 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 20। ये पहली इक्वेशन हो जाएगी। दूसरी इक्वेशन है 4 पेन्स 4x प्लस 1 नोटबुक y प्लस 2 रूलर्स 2z इज इक्वल्स टू 16। तीसरा है 1 पेन यानी कि x प्लस 2 नोटबुक 2y 1 रूलर प्लस z इज इक्वल्स टू 7। तो इस तरह ये 3 by 3 की इक्वेशन बन जाएगी। 3 by 3 का सिस्टम बन जाएगा। तो x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। जब वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो कहीं किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप अपना आंसर भी वेरीफाई करवा सकते हैं। तो कुछ आगे क्वेश्चंस भी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी 3 by 3 का है और इसमें भी आपको प्राइस ऑफ 1 एप्पल 1 ऑरेंज एंड 1 बनाना। ये तो वही है जो हमने अभी किया है, राइट, ये तो मैंने करवाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको 3 by 3 की इक्वेशन है जिसमें सैंडविच, ड्रिंक्स और चिप्स की आपने प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो सैंडविच को x कह दें, ड्रिंक्स को y कह दें, चिप्स को आप z कह दें। तो इक्वेशंस बना लें। 2 सैंडविच यानी कि 2x प्लस 3 ड्रिंक्स 3y प्लस 4 बैग्स ऑफ चिप्स तो 4z इज इक्वल्स टू 18। एक इक्वेशन ये बन जाएगी। फिर है 3 सैंडविच यानी कि 3z प्लस 1 ड्रिंक y प्लस 2 बैग्स ऑफ चिप्स 2z इज इक्वल्स टू 15। दूसरी इक्वेशन ये बन जाएगी। तीसरी इक्वेशन है 1 सैंडविच x प्लस 2 ड्रिंक्स 2y प्लस 3 बैग्स ऑफ चिप्स 3z इज इक्वल्स टू 12। तो ये 3 इक्वेशंस बन जाएंगी। आप x, y, z की वैल्यूज निकाल लें। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7, आप क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व कीजिएगा जिसमें आपको बर्गर्स, हॉट डॉग और सोडा की प्राइस फाइंड आउट करनी है। 3 by 3 का सिस्टम है ये। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको जरा पढ़िएगा और इसमें यूटिलिटीज, रेंट और सैलरीज पे आपको काम करना है। यूटिलिटीज को x कह दें, रेंट को y कह दें, सैलरीज को z कह दें। इस तरह से आप ये सिस्टम सॉल्व करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3 by 3 का ही सॉल्व करना है और इसमें 3 प्रोडक्ट्स हैं A, B, C। तो आप चाहे पहली प्रोडक्ट को A ही कह दें, जिस तरह सपोज दैट द कंपनी प्रोड्यूसेस अ टोटल ऑफ 200 यूनिट्स इन अ मंथ। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 3 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ A। तो आप कह दें 3A प्लस 4B। जब कैपिटल रखना है तो कैपिटल रख लें, ए बी सी को कैपिटल रख लेते हैं। 3A प्लस 4B प्लस 5C इज इक्वल्स टू 1000। फिर अगला है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट्स 4A प्लस 3 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट B प्लस 6 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट C इज इक्वल्स टू 1200। फिर तीसरी इक्वेशन बनेगी 5 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट A प्लस 6 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट B प्लस 2 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट C इज इक्वल्स टू 1500। तो अब आप एक्स, वाई, जेड की जगह पे ए, बी, सी की वैल्यूज फाइंड आउट कर लें। तो इस तरह से ये आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 में है कि आपके पास कलेक्शन ऑफ पेनीज एंड निकल्स हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ 5 पेनीज। इसको डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ 1 पेनी। पेनी को हम P दे देंगे, निकल को हम N दे देंगे। 5 पेनी का मतलब है 5P प्लस 3 निकल्स यानी कि 3N इज इक्वल्स टू 25। और दूसरी इक्वेशन बनेगी 2 पेनीज 2P प्लस 4 निकल्स 4N इज इक्वल्स टू 18। अब ये 2 by 2 का मैट्रिक्स बनेगा। अब आपको P और N की वैल्यू निकालनी है, राइट। इसमें वेरिएबल्स को हमने P और N का नाम दे दिया। तो स्टूडेंट होपफुली आपको ग्रामर स्कूल की एप्लीकेशन डिटेल से समझ में आ गई होंगी। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।